हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज है अपना लेक्चर 39। दिन भी है अपना 39। तो 39th लेक्चर है, डे भी 39 है, तो सोने पे सुहागा हो गया। उस पर और सुहागा क्या कि 2-4 दिन पहले नेशनल पंचायती राज डे था, है ना। और पंचायत करना हम सब हिंदुस्तानियों की हॉबी है ना। चाहे ऑफिशियली करें कि अनऑफिशियली करें, करते रहते हैं, करनी भी चाहिए पर ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। पंचायत करने को बोलते हैं लोकल गवर्नेंस, है ना। लोकल गवर्नेंस, और इसको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। तो क्या सर पंचायत ही तो करेंगे और हमें तो संवैधानिक अधिकार भी मिला हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो बस इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, तो इसको पढ़ सकते हैं अपन। यही पढ़ा जाएगा आज के लेक्चर में। आपको सुबह काम दे दिया गया था। क्या था आज का कार्य? कि लोकल बॉडीज को पढ़ना है, जिसमें पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज आएंगी, और साथ में अप्रैल का करंट अफेयर करना था, सेकंड पार्ट। बस देखो, ये जो लोकल बॉडीज होती है ना, ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर जो है ना, सेंट्रलाइज्ड रहता है, तो वो सब कुछ एक लोगों के हाथ में है, लेकिन उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया तो क्या हो गया? पावर इज मेंट टू बी डेलीगेटेड। पावर का हमने डेलीगेशन कर दिया, और साथ में वो डेलीगेशन किस टाइप का है? डेमोक्रेटिक। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री वर्ड्स हैं। और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन। हाई डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन उसमें होगा तो ज्यादा डेमोक्रेटिक होगा। तो बस democratic decentralization power should be exercised in such a way that it will be worked by participation of much more number of people. So decentralization if is often linked to a concept of participation in decision making, democracy, equality and liberty from higher authority. Decentralization means enhances the democratic voices. इस कॉन्सेप्ट को लिंक करके हुए बस पूरे इस लोकल बॉडीज को हमको समझना है। ठीक है ना। यही रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक की। गांधी जी ने भी यही बोला था कि माई आइडिया ऑफ विलेज स्वराज इज दैट अ कंप्लीट रिपब्लिक इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेबर फ्रॉम इट्स ओन वाइटल वांट्स येट इंटरडिपेंडेंट फ्रॉम मैनी फॉर मैनी अदर्स इन विच डिपेंडेंस इज अ नेसेसिटी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, और लोकल बॉडीज, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज को संवैधानिक अधिकार दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd एंड 74th, और 11th और 12th शेड्यूल जोड़े गए। इतना सब आप लोगों को पता है, बहुत बढ़िया। इसी को हमको पढ़ना है ना। इसी को हमको पढ़ना है, और साथ में क्या करेंगे आज के लेक्चर में? 5th शेड्यूल को समझेंगे। स्टूडेंट्स के कमेंट आ रखे थे कि सर इसमें डाउट है। और एक 6th शेड्यूल को समझेंगे, प्रॉपरली कोहेरेंट वे में समझेंगे इन दोनों को। और साथ में समझेंगे पेसा एक्ट। पैसा भी कमा लेंगे आज अपन, है ना। तो माला माल होके जाएंगे। ठीक है, ये समझ लेंगे, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आज एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। 2018 में पूछा था क्या? हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ हिंद मजदूर सभा? हिंद मजदूर सभा के फाउंडर्स कौन थे? बताओ, देखे कौन थे। 1948 में बनी थी। तो देखो, नाम से लग रहा है हिंद मजदूर सभा, तो ये नॉर्थ इंडिया का कोई इंस्टीट्यूशन लगता है अपने को। अगर साउथ इंडिया का होता ना, तो या तो इंग्लिश में नाम होता या फिर कोई द्रविडियन नाम लिया जाता। तो बी कृष्णा पिल्लई, ईएमएस नंबरों, केसी जॉर्ज, ये बाद के लोग थे, तो ऑप्शन ए होगा नहीं, कटा। अगला, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय एंड एमएन रॉय। अब देखो, दीनदयाल उपाध्याय जो थे जनसंघ के मेंबर थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, और एमएन रॉय जो थे कम्युनिस्ट आदमी थे। तो एक तो लेफ्ट का हो गया आदमी, एक राइट का आदमी हो गया, तो दोनों मिलके इंस्टीट्यूशन को चलाएंगे क्या? कोई बॉडी इस्टेब्लिश करेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं होता। ये तो गलत बात हो गई। तो बी ऑप्शन नहीं जमेगा। जेपी, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय, ये तो मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग धुरी के लोग हो गए। डिफरेंट पोल्स कैन नॉट कम टुगेदर, तो काटो इसको। अब देखो, सीपी रामास्वामी अय्यर, के कामराज और वीर सिंगलम पंतुलू, एक तो ये हो सकता है। ये टिपिकली मलयालम टाइप के लोग लग रहे हैं। और अगले अशोक मेहता, टीएस रामानुजन और जीजी मेहता, ये जम गए। क्यों? नॉर्थ इंडियन टाइप का नाम है, और उसी तरीके से ये डील हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। थोड़ा इस तरह से भी दिमाग लगा लेना चाहिए। अब देखो, हो तो सी भी सकता था और डी भी सकता था। जैसे केसी जॉर्ज है ना,
तो ये इसी टाइम पे मिनिस्टर थे, क्या बोलते हैं, कर्नाटका की कैबिनेट में, तो न्यूज में भी रहते थे, तो लोगों को पता था। तो ये आजकल के आदमी है, तो ये तो हो नहीं सकते 1948 में। और बी कृष्णा पिल्लई, ये एक कम्युनिस्ट लीडर थे बहुत बड़े 1948 में, लेकिन मर गए थे, तो ये जमते नहीं। इन सब में बेस्ट सुटेबल ऑप्शन अपने को मिल रहा था अशोक मेहता, टीएस रामानुजम और जीजी मेहता, तो हमने इसको लगा दिया और था भी ये बिल्कुल सही। अब आपको करना क्या है, इन सब लोगों के बारे में जिनके नाम दिए हुए हैं ना, इनको पढ़ लेना। इनसे रिलेटेड करके कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन का यूज करके यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है, इसका ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूं। अगला क्या क्वेश्चन है, देखो, एंटीथीसिस का एक एग्जांपल मिल गया मेरे को। वैसे तो ये ज्योग्राफी का था, लेकिन देखो कहीं भी मेरे को एंटीथीसिस का एग्जांपल मिलता है ना, तो उसको पिकअप करने की कोशिश करता हूँ। एंटीथीसिस का मतलब क्या होता है, अ रिटोरिकल और लिटरेरी डिवाइस विच एन ऑपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडिया इज एक्सप्रेस्ड। सीधे और शांत शब्दों में अगर बोलूं मैं, तो एंटीथीसिस का मतलब क्या करना चाहिए, उस स्टेटमेंट का उल्टा करके बोलना चाहिए। वो सही गलत बैठता है क्या। ये क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2016 का क्वेश्चन है। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। ओके, इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर नहीं है नॉन कोल माइंस को ऑक्शन करने का। ओके, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। आंध्र प्रदेश और झारखंड में गोल्ड माइंस नहीं है। राजस्थान हैज आयरन और माइंस। राजस्थान के अंदर आयरन और की माइंस हैं। ये तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब देखो, इसमें स्टेटमेंट 3 के अंदर मैं एंटीथीसिस करने को बोलूंगा। राजस्थान कितना बड़ा स्टेट है यार, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर का उसका एरिया है। कितने बड़े बड़े स्टेट से बड़ा है वो, और वहां पर आयरन ओर की माइंस ही नहीं है। तो यार इस स्टेटमेंट, वहां पर आयरन ओर की माइंस हैं, तो यार इतनी बड़ी जगह में एक भी अगर मेरे को आयरन ओर की माइन मिल गई, छोटी बड़ी कैसी भी, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और बहुत मुश्किल होता है इस तरह के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना, क्या कि राजस्थान डज नॉट हैव एनी आयरन और माइंस, नहीं बोल सकते ना इतने बड़े में। तो एंटीथेसिस करके देखा है इसमें, तो हाँ, स्टेटमेंट 3 सही होएगा, है ना, क्योंकि इतने बड़े स्टेट के अंदर आयरन और माइंस होंगी होंगी यार, क्योंकि कोई भी कोशिश तो करेगा ना कोई माइंस बनाने की, है ना कहीं कम या ज्यादा मात्रा में माइंस मिल ही जाती हैं। तो यहाँ पर है ना, कोई हमें बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन 3 जहां जहां पे नहीं उसको काटो, तो ऑप्शन ए कटा और ऑप्शन बी कटा। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, तो भाई ये भी बड़े स्टेट है, तो यहाँ पे भी गोल्ड माइंस तो होंगी होंगी, है ना। तो नहीं बोलना, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो 2 गलत। अब देखो 1 देखना है। इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में पावर नहीं है ऑक्शन करने का नॉन कोल माइंस का। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा। कैसे, देखो, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स डिफाइंड किए हुए हैं कि यूनियन गवर्नमेंट किस पर रूल बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किस पर रूल बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं, है ना। सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स डिफाइंड है। तो यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 54 क्या बोलती है, रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट टू एक्सटेंट विच सच रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट्री लॉ टू एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक, और 55 में क्या बोलता है, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड। तो माइंस में कोल भी आ गई, नॉन कोल भी आ गई। ओके, स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 23 क्या दे रखी है, रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट आर सब्जेक्टेड टू द लिस्ट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन, है ना। तो स्टेट जो है यूनियन के अंडर में काम करेगा। और स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। तो यह बात बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, नॉन कोल माइंस भी और नॉन कोल माइंस भी किसके पास गई, सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट के पास में।
इतना पता भी होना चाहिए अपने को। जब ये कोल माइंस का और नॉन कोल माइंस का ऑक्शन वगैरह चलता रहता है ना, तो हमेशा हम ना सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को भी बात करते देखते हैं, वरना तो क्या लड़ मरेंगे सारे, स्टेट वाले बोलेंगे हम तो नहीं बेचते, है ना। तो ये एंटीथीसिस का एक बढ़िया एग्जाम्पल मिला मेरे को, आप इसको करके देखना, समझना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इसको समझना, एंटीथीसिस करके ही समझना। आगे चलते हैं। आगे आज अपन क्या करेंगे, एक तो पंचायती राज में पढ़ना क्या है, समझना क्या है। तो पंचायती राज का एक तो इवोल्यूशन, कैसे 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 इसका इवोल्यूशन हुआ, सारी जितनी भी कमिटीज आई ना, एल एम सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, यानी जितनी भी कमिटीज वगैरह थी ना, इनके रिकमेंडेशंस थे, इनको पढ़ना है। साथ में बेयर एक्ट उठाओ और ये सारे आर्टिकल पढ़ डालो। आर्टिकल 243, 240 ए से लेके और 240 ओ तक पूरा पढ़ना है अपने को। इसके अंदर ग्राम सभा क्या होती है, पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत का कंपोजिशन, पंचायत के अंदर रिजर्वेशन, पंचायत का ड्यूरेशन कितना होता है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, है ना। इसमें टैक्स इम्पोजिशन, फाइनेंस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है वो 243 आई आर्टिकल में दिया हुआ है। पंचायत का ऑडिट 243 की के अंदर पंचायत में इलेक्शंस, है ना। 243 एल के अंदर यूनियन टेरिटरी का कुछ अलग हिसाब किताब होएगा। 243 एम पार्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज। 243 एन कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। इस तरह से पूरा इसको पढ़ लेना है अपने को, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो 243 आर्टिकल से लेके 240 ओ तक, 243 ओ तक सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं इसमें। साथ में ये देखना है 243 जी जो है ना, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब इसके सब्जेक्ट्स बटे हुए हैं, वो हमने शेड्यूल 11 में लिख रखा है, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा हुआ है। तो बस जितने सब्जेक्ट है ना, 29 सब्जेक्ट हैं जिन पे ये नियम बना सकते हैं। कौन? पंचायत वाले। तो देखो सरपंच का कितना पावर होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं ये, है ना। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, ये सब, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मार्केट फेयर्स, ये मेले वेले लगते हैं ना गाँव में, तो ये पंचायत के अंडर में आते हैं। फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इन पर ये क्या नियम बना सकते हैं। तो बस ये गवर्नमेंट का टीयर हो गया क्या, एक तो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट, बराबर में सबको पावर दिए हुए हैं ना, तो इनको भी पावर दिए हुए हैं। ऐसे करके ये पूरा अपना काम कर सकते हैं। इसमें देखो एंट्री 17 देखना आप, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। अब देखो यहाँ पर बोन ऑफ कंटेंशन फंसेगी एक चीज, एजुकेशन भी इसमें दी हुई है ना। एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले भी किया था अभी भी करेंगे, इसको समझना। तो ये पूरा 11 शेड्यूल देख लेना है। उसी प्रकार म्यूनिसिपैलिटीज को करना है, वही इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ देखो। वो थी रूरल लोकल बॉडीज, ये हैं अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक। इसके अंदर 8 टाइप की जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कम्युनिटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पज एजेंसी, इनका भी मतलब समझना है। ये अलग अलग टाइप की होती हैं, इनको देखना है पूरा। इसके भी सारे आर्टिकल्स देख लेना, पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, सारे आर्टिकल्स देख लेना। इन आर्टिकल्स के साथ में, इन आर्टिकल्स के साथ में पूरा का पूरा, पूरा का पूरा 12th शेड्यूल भी तो पढ़ लेना है आपको। और इसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन देखने को मिल ही जाएगा, है ना। सब कुछ देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। प्रमोशन ऑफ कल्चरल, एजुकेशनल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, है ना, सब मिल जाएगा। तो ये सारे पढ़ने हैं आपको, बहुत बढ़िया। ऐसे करके हमारा 11th और 12th शेड्यूल भी तैयार हो गया और सारे आर्टिकल्स भी तैयार हो गए। इस तरह से पूरा लोकल गवर्नेंस अपना तैयार हो गया। तैयारी अपनी हो चुकी है, तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा ढोलू बाबा करते हैं, है ना। ही इज बैक, ही वॉज ऑन लीव इन द लास्ट क्लास, आज ही आ गए हैं, तो ही विल स्टार्ट जगलिंग। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2019 में पूछा था यूपीएससी ने, क्या बोला, अंडर विच शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो हम सबको पता है थर्ड शेड्यूल नहीं है, नाइन्थ शेड्यूल नहीं है, 12th शेड्यूल हो सकता है और 5th शेड्यूल हो सकता है। 5th शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड एरिया का हिसाब किताब देखा जाता है तो ऑप्शन बी होएगा, है ना, ऑप्शन बी। रटा हुआ मामला है, सबको पता है अपने को, लेकिन 5th शेड्यूल को आज अपन डिटेल में देखेंगे, है ना, बिल्कुल समझ जाएंगे तब। आज के बाद में फिर हमें कुछ रटना नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया, अगला देख लेते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेस्ट एक्सप्लेन, फेडरलिज्म का उदाहरण है ये, लेकिन 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 बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डिग्री ऑफ फेडरलिज्म भी बढ़ रहा है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन भी तो है। क्यों, अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम ब्यूरोक्रेसी ना देख के पंचायत को दे दिया गया, अब वो अपना हिसाब किताब देखेगी, तो ये कटा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, थोड़ी थोड़ी डिग्री ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी बढ़ रही है ना, लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी काटो। लेकिन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, यही इसका एम था, तो ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। ये इस तरह के धांसू किस्म के वर्ड्स है ना, ये याद कर लेना, इसलिए याद कर लेना, कहीं ना कहीं चिपकाने के बहुत ज्यादा काम में आते हैं। इन शब्द को चिपकाओगे और इंप्रेशन पाओगे, है ना, मजा आ जाएगा, कहेंगे आपको तो बहुत बड़ा ज्ञान है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करवा दिया, फेडरलिज्म जानते हो सर आप तो, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, कलेक्टर का काम अब एसडीएम करेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन का डेलीगेशन हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपके यहाँ पे, ये सब। अच्छा, 2016 का एक और क्वेश्चन, बड़ा चिरकुट क्वेश्चन था, वही सारे आर्टिकल्स कर लोगे तो ये भी पता लग जाएगा कि मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स, नहीं, इट इज 21 ईयर्स। तो काटो ऑप्शन 1, जहां जहां पे उसको काटो। तो आफ्टर हैविंग आवर बैंड, हमने मचाई काटा पीटी, तो ऑप्शन ए कटा और ऑप्शन सी कटा। तो जैसे ही 2-3 ऑप्शन निपट जाते हैं ना, मजा आ जाता है ना, बहुत शांति मिलती है। नेक्स्ट, अ पंचायत रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड। बिल्कुल सही बात है। देखो, 5 साल के लिए पंचायत होती है, 3 साल के बाद में आफ्टर 3 years पंचायत गेट डिसॉल्व्ड। नाउ 2 years आर लेफ्ट। अब जो इलेक्शन होएगा ना 6 महीने के अंदर अंदर पंचायत का, तो वो फर्दर 2 साल के लिए ही होएगा, क्योंकि पूरे स्टेट के अंदर फिर से नया स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा जो गवर्नर बनाता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के अंदर दिया हुआ है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच यू हैव टू नो, है ना, वो आपको पता होना चाहिए, उसके पावर भी अलग होते हैं और वो इलेक्शन कमीशन से अलग होता है। तो ऑप्शन 2 होएगा सही, ये आपको पता होना चाहिए। तो होते नहीं है कि सरपंच के जो चुनाव होते हैं, पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं, तो वो एक साथ करवाए जाते हैं पूरे स्टेट के अंदर। सो दिस वी हैव टू नो। आर्टिकल 243 के मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। बिल्कुल बढ़िया, गवर्नर अपॉइंट कर देंगे। जैसे रिसेंटली राजस्थान के अंदर इलेक्शंस होने वाले थे पंचायत के, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो जयपुर की 8 पंचायत समितियों में ही होंगे सरपंचों के चुनाव। चौथे चरण के चुनाव स्थगित, लेट करवाए जाएंगे। तो क्या है, पूरे एक ही पीरियड में करवा दिए जाते हैं। तो न्यूज में रहती हैं ये सब चीजें, है ना, तो यहाँ से भी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहनी चाहिए। जितने ज्यादा करंट अफेयर्स को फॉलो करोगे ना, और करंट अफेयर्स की चीजें बोली गई हैं और वो होती किस तरह से हैं, उनको अगर आप साथ में ट्रैक करते रहोगे ना और उसी टाइम पे उनको समझ के करते रहोगे, तो क्या रटना नहीं पड़ेगा चीजों को। You will not require to mug up the things. You will get a vast understanding of these things, है ना, आ जाएगा समझ में। इसी तरह से एक और क्वेश्चन 2015 में, the provision of 5th and 6th schedule in the Constitution of India are made in order to protect the interest of scheduled tribes। बिल्कुल। determine the boundary between the state, नहीं, boundary between the state है शेड्यूल 1 के अंदर। डिटरमाइन द पावर, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत्स, ये सब दिया हुआ है 11 शेड्यूल के अंदर, तो ये भी कटा। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट्स, नहीं, ऑप्शन 1। ट्राइब्स की बात हो रही है ना, अब क्या क्या बात हो रही है वो अभी डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए आ गया। दिमाग किस तरह से चलना चाहिए वो अपन देख रहे हैं, तो टुडे वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से 2013 का क्वेश्चन था, ये मक्खनिया क्वेश्चन है, मक्खन क्वेश्चन। क्या
ऐसे क्वेश्चंस बेस्ट होते हैं, कलेजे को ठंडक मिलती है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन भी सही हो जाए ना तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम में। क्या पहला स्टेटमेंट है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जब नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, काउंसिल और प्लानिंग कमीशन था तो ये अलग अलग बॉडीज थे, है ना, अलग अलग बॉडीज थे, एक दूसरे के ऑर्गन नहीं थे, है ना। तो ऑप्शन 1 गलत। सो जहां जहां पर ऑप्शन 1 है उसको काटो। तो ऑप्शन ए कटा, सी कटा और डी कटा। बस काटा पीटी मचाने के बाद में सीधा ऑप्शन बी आया। कितना मजा आ जाता है ना जिंदगी में। मक्खन खा लो या फिर मक्खन बना लो, आएगा मजा। आ गया, मक्खन हो गया एकदम। द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब द पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड सोशल जस्टिस। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, इकोनॉमिक प्लान्स एंड सोशल जस्टिस दिया हुआ है। क्या इसमें सोशल वेलफेयर, तो ये जस्टिस वाली बात आएगी ना इसमें। और प्लान्स जैसा भी कुछ कुछ निकल के आएगा, लैंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, कंसोलिडेशन, है ना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की चीजें भी आ रही है ना, वेलफेयर करना है, वीकर सेक्शन का वेलफेयर, तो ये सब सेंस किस चीज का दे रही है, उन्हीं चीज का, है ना। बाकी जितने सब काम भी कर रही है ना ये, तो यहाँ से ये चीजें निकल के भी आती हैं। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ गए अपन, बहुत बढ़िया। मक्खन क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट इज पेसा। पेसा को देखेंगे अपन। द गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एक्ट विच वन ऑफ नॉट आइडेंटिफाइज एज इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या पेसा का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पेसा को अपन पढ़ेंगे अभी डिटेल में। टू प्रोवाइड गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस, ये तो है ही इसका। ट्रेडिशनल राइट्स भी देखने हैं। ऑटोनोमस रीजनल रीजन्स है ना, ट्राइबल एरियाज में, वो पेसा के अंडर में नहीं है, वो शेड्यूल के अंदर में है। तो ये ऑप्शन सी हो गया। लेकिन इसको भी अपन डिटेल में ही देखेंगे, तो ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके वहीं पहुंचते हैं अपन। अच्छा, एक और पेसा का एक और क्वेश्चन था, तो अभी है ना, इसको अपन कब करेंगे, जब अपन पूरा इसको पढ़ लेंगे ना उसके बाद में, है ना। और ये भी क्या बोलता है, द ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलिनिएशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल एरिया। द ग्राम सभा हैज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये तो ऑलरेडी पंचायती राज एक्ट का भी है। रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्ट लाइसेंसिंग एंड माइनिंग लीज फ्रॉम एनी मिनरल इन द शेड्यूल एरिया। इसको देख लेते हैं अपन डिटेल में। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, इसका भी इन इंडिया अ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 1 जहां जहां पे नहीं उसको काटो। प्रिपेयर द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ये भी ऑप्शन 2 जहां जहां पे नहीं उसको भी काटो। हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना केवल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही हो, और भी कोई हो सकते हैं। तो काटो, ऑप्शन ए आएगा इसका। ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। देखो ये जो स्टेटमेंट 3 था, ये वेग स्टेटमेंट था ना, सीधा समझ में आ रहा है, 2011 में पूछा था। मतलब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है, वही देखेगी सारा मेट्रोपॉलिटन एरिया का काम, है ना, गवर्नमेंट की स्कीम्स का। मान लो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई आई हुई है, तो वो भी तो काम देख सकती है उसका। ऐसा नहीं होता ना। इसीलिए तो क्या बोलते हैं, पावर इज मेंट टू बी डेलीगेटेड। अपने यहाँ पे क्या है, सब मिल बांट के काम करते हैं, ठीक है ना। तो कोहेसिव अप्रोच चलती है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है अपने। आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और इस छोटी छोटी मोटी बातों में करेंगे 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और पेसा एक्ट। अब समझना स्टार्ट करते हैं 5th शेड्यूल होता क्या है। उससे पहले ना भूमिका बनाते हैं। भूमिका का मतलब होता है बैकग्राउंड, है ना। तो ये भूमिका रो रही है, पहले भी हमने भूमिका बनाई थी किसी किसी टॉपिक के अंदर, आज भी भूमिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे, देखो ध्यान से सुनना। कोई भी सब्जेक्ट को, टॉपिक को अप्रोच कैसे किया जाता है उसको समझने की कोशिश करना, सेंस पकड़ना, जनरल्स। और हाँ, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं यूपीएससी के अंदर, तो लिंक करके पढ़ने की जरूरत होती है। इस तरह से नहीं पढ़ोगे तो फंसोगे।
क्या बोलता है? जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के अंदर एटीट्यूड वाला जो पोर्शन है, एटीट्यूड क्या होता है? स्पेसिफिक प्रिडिक्टर्स ऑफ बिहेवियर। तो एटीट्यूड के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। मतलब एक सोर्स को अपने टारगेट ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना है ना, तो उसको परसुएट करना है, तो कैसे उसको इन्फ्लुएंस करके अपनी बात मनवा सकते हैं, ये पढ़ना होता है। जैसे कोई कलेक्टर बन गया, कोई आईएएस ऑफिसर बन गया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अब उसको कोई स्कीम इंप्लीमेंट करवानी है, जैसे स्वच्छ भारत, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, तो वो कैसे परसुएट करेगा अपने जिले के लोगों को, तो वो तरीके इसमें सिखाए जाते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस, बहुत बढ़िया। हमारे जो डेमोक्रेसी है इंडिया का एम ये है कि सभी लोगों को एम्पावर करें, डेमोक्रेटिक बनाएं, उनके अंदर सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन लेके आएं, उनके अंदर पेशेंस बढ़ाएं, टॉलरेंस बढ़ाएं, जिससे कि देश का सचमुच में विकास हो, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी आए, झगड़ा खत्म हो। तो ये रिक्वायर्ड भी है चीज़। कैसे करें, लेकिन उनको कैसे करें, तो इसीलिए शेड्यूल वगैरह सब बनाए गए थे। तो मान लो ये एक पब्लिक ऑफिशियल है, वो सोशल इन्फ्लुएंस करेगा किसको? टारगेट ग्रुप को। टारगेट ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या है? पहले उसका चीजों को लेके कोई एटीट्यूड, उसका बिहेवियर था, लेकिन अब पब्लिक ऑफिशियल्स क्या करेंगे? टारगेट ग्रुप का बिहेवियर इस तरह से चेंज करेंगे कि जिस तरह से वो चाहते हैं। मतलब ये लोग टारगेट ग्रुप मुख्य धारा में आए, मेन स्ट्रीमिंग हो इनकी, और अच्छे तरीके से बिहेव करें और सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के पार्टिसिपेशन में जुड़ें। बहुत बढ़िया। लेकिन पब्लिक ऑफिशियल कैसे करेगा? सोशल इन्फ्लुएंस तो करेगा, लेकिन उसके लिए उसको पावर चाहिए। पावर क्या होता है? पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द टारगेट ग्रुप इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। लेकिन पंगा क्या है? पब्लिक ऑफिशियल और टारगेट ग्रुप के अंदर बैरियर है, एक दीवार खड़ी है। एग्जाम्पल समझ लो, यहां पर कोई ट्राइब है और यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है। लेट्स सपोज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उसको ट्राइब से बात करनी है। ये रहते हैं बेचारे जंगल में। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहता है एसी ऑफिस में, कैसे बात करेगा? बैरियर्स है ना इन दोनों के बीच में। क्या? एक तो सिमेंटिक बैरियर, ट्राइब्स की लैंग्वेज डीएम साहब को नहीं आती और डीएम साहब को समझाना ट्राइब्स को नहीं आता, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप खत्म हुए। और देखो जिंदगी के अंदर भी बाप और बेटे में झगड़ा है, क्यों? सिमेंटिक बैरियर है, बात ही नहीं करते हैं। बात ही नहीं करते हैं क्यों? सिमेंटिक बैरियर है। पापा की बात बेटे को समझ में नहीं आती और बेटे को क्या समझाना है, पापा को समझ में नहीं आती, तो झगड़ा है, तो बैरियर है ना, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर है। ट्राइब्स वालों को लगता है कि ये डीएम जो है ना, ये हमें खा जाएगा, हमें जीने नहीं देगा। पापा बेटे के बीच में भी यही चलता है, क्या? कि भाई पापा मेरा भला नहीं सोचते और पापा ये सोचते हैं कि लड़का नालायक पैदा हो गया। तो साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में भी सेम चीज चलती है, साइकोलॉजिकल बैरियर है। ये मुझे टाइम नहीं देता, हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर। अच्छी बात। और एक फिजिकल बैरियर, क्या? एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है ना, डीएम कैसे अप्रोच करे ट्राइब्स को? फिजिकल बैरियर भी है ना, टेरेन नहीं बनी हुई। तो बस ये सारे बैरियर खत्म हो जाएं। ये कैसे खत्म होंगे? पावर का यूज करके। अलग अलग टाइप के पावर होते हैं, एक तो रिवार्ड पावर होता है, कोअर्सिव पावर, लेजिटिमेट पावर, रेफरेंस का पावर, एक्सपर्ट पावर, इंफॉर्मेशन का पावर। देखो ये सब डिटेल में कब पढ़ाऊंगा मैं आपको? जब आपको जनरल स्टडीज पेपर 4 पढ़ाया जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 4 पढ़ाएंगे ना, तो एथिक्स को इतना ल्यूसिड तरीके से, बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे। यहाँ पर अभी इनको है ना मैं डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर सकता, आप अपने तौर पर समझ जाओ इसको। बहुत बढ़िया। अच्छा एक और चीज अनाउंस कर देता हूँ, आने वाले लेक्चर्स होंगे ना, तो इसके अंदर जैनिज्म, बुद्धिज्म और ये अपनी स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज हैं, तो वो भी हैं। तो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर वो भी समझा दो, तो टेंशन मत लो। जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये 6-8 जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है ना इंडिया की, ये सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट बढ़िया से समझा दूंगा पूरा मैं आपको, है ना। रटना नहीं पड़ेगा इनमें, और गारंटी करवाऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। क्यों? ये तो अपना मैदान है यार। फिलोसफी दिख जाए, फिलोसफी, एथिक्स और गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक्स अगर दिख जाएं तो मेरा क्या मन ललचाने लग जाता है, सब पढ़ा दूं। ठीक है, तो चलो यहां से आते हैं। अलग अलग टाइप के पावर हैं, तो एक पावर क्या दिया हुआ है? ये एक पावर ये दिया हुआ है कि उनको रिवार्ड करो। रिवार्ड करने के लिए 5th और 6th शेड्यूल लेके आए और समझते हैं। होता क्या है?
हाई सेल्फ एफिकेसी देन हायर इज द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो ये साइकोलॉजी के दो कॉन्सेप्ट हैं, इनको भी समझ लो, आगे भी काम आएंगे। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है? ये इंडिविजुअल्स बिलीफ होती है इन हिज और हर कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट बिहेवियर नेसेसरी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अटेनमेंट। सेल्फ एफिकेसी रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर वंस ओन मोटिवेशन, बिहेवियर एंड सोशल एनवायरमेंट। सेल्फ एफिकेट पर्सन मतलब खुद में ही एफिकेसी हो, है ना, खुद में ही एबल इंसान वो होता है जो अपनी जिम्मेदारी लेता है, अपनी खुद की जिम्मेदारी लेता है और अपने आप को कॉन्फिडेंस के हिसाब से चलाता है। तो कोई भी इंसान अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना लग जाए तो समाज का विकास करना आसान नहीं हो जाएगा क्या? अपनी इंसान अगर कोई जिम्मेदारी लेने लग जाता है तो उसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बढ़ जाता है। ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल दो चीजें होती हैं। इफ अ पर्सन हैज एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, दैट पर्सन एट्रीब्यूट्स सक्सेस to their own or her own efforts and abilities. A person who expects to succeed with will be more motivated and more likely to learn. A person with an external locus of control who attributes his or her success to luck or fate will be less likely to make effort needed to learn. People with an external locus of control are also more likely to experience anxiety since they believe that they are not in the control of their lives. मतलब सीधी सी बात है, जिस इंसान के अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होगी उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा होगा। मतलब अब वो अपनी जिम्मेदारी लेंगे, अपनी वो जिम्मेदारी लेंगे कि मेरी सक्सेस और मेरे फेलियर के लिए सोल होल एंड सोल मैं ही जिम्मेदार हूं। अब वो दूसरों को नहीं थोपेंगे। होते ना कुछ इस तरह के लोग कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि मेरे को मेरे पड़ोस वाले पढ़ने नहीं देते थे, मेरे पापा मेरे को डांटते रहते थे। नहीं, बोले देख भाई, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ जिम्मेदारी मेरी है। तो हो गया ना इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर इंसान को आप सेल्फ एफिकेट बना दो, है ना, सेल्फ एफिकेट बना दो तो उसको वो अपनी जिम्मेदारी ज्यादा लेने लग जाएगा। और जितने ज्यादा लोग जिम्मेदार होने लग जाएंगे उतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन मेन स्ट्रीमिंग होने लग जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन की, लोग जुड़ने लग जाएंगे। मतलब ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा, कंट्री का असली डेवलपमेंट तो इसी तरीके से होएगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो सेल्फ एफिकेसी और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ये इसलिए समझा रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट जरूरी क्यों है, अभी समझ में आएगा। यहां तक भी अगर समझ में नहीं आया ना तो एक और चीज बता देता हूं। देखो, हम जब छोटे बच्चे हुआ करते थे ना तो क्रिकेट मैच लेते थे, सबको पता है। होता क्या था, मैच लगाते थे 11 रुपए का, 21 रुपए का। जो बच्चा अपने खुद से पैसे लगाता था ना, 11 रुपए लगा दिए, तो उसकी सेल्फ एफिकेसी अब क्या है भाई, उसके लिए नेसेसरी हो गया परफॉर्मेंस अटेन करना। क्यों? वरना मेरे 11 रुपए डूबे। तो अब है ना, वो जो बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा और कैप्टनशिप करेगा ना, बहुत सीरियसली करेगा। तो उसको जिम्मेदारी दे दी ना कि भाई देख अब तेरे को करना है ना। तो वो अपना कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, बिहेवियर सब फिर से रीओरिएंट करेगा और मेहनत करेगा। तो बस जिसका पैसा लगता था ना वो बहुत मेहनत करता था। और कप्तानी उस दिन ऐसे करता था, अच्छा कप्तानी तो कप्तानी करता था, फालतू का ज्ञान नहीं देता था, है ना। तो बस वही चीज, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो। अब एडमिनिस्ट्रेशन में इन लोगों को ले आओ और उनको हाईली सेल्फ एफिकेट बना दो तो जिम्मेदारी लेंगे अपनी। और वो कैसे करवाओगे? रिवॉर्ड देके, है ना, लेजिटिमाइज करके। तो रिवॉर्ड और लेजिटिमेसी का यूज किया अपन ने। समझ में आना चाहिए आपको ये कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इससे पहले इंडिजीनियस पीपल और ट्राइबल पीपल का डिफरेंस ये पढ़ लेना, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब आ जाओ। भूमिका अपनी बन चुकी है ना, भूमिका अपनी बन चुकी है। पहले भी ऐसी भूमिका बनी थी, अभी भी वही भूमिका बनी है और ऐसी भूमिका ही अच्छी है अपनी। आगे चलते हैं। फिफ्थ शेड्यूल क्या बोलता है? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूचित। अनुसूचित मतलब अनुसूचना करना, मतलब लिस्टिंग कर देना। द शेड्यूल्ड एरिया आर ट्रीटेड डिफरेंटली। भाई एक बात बताओ, कोई भी एरिया की लिस्टिंग इसलिए की जाती है ना कि प्रॉपरली अलग तरीके से उसको हम ट्रीट करें जिससे कि अच्छे रिजल्ट्स आए। जैसे इस टाइम पे कोरोना वायरस की संक्रमण चल रहा है तो उसकी कोरोना की लिस्ट बनाई जा रही है। तो उसमें ये लिखते हैं
कि यहाँ से इतने मरीज आए, यहाँ से इतने मरीज आए, डिफरेंटली ट्रीट करेंगे तो जिस लोकेशन से मरीज आ रहे हैं उस लोकेशन पर ज्यादा फोकस कर पाए, तो उनको लिस्टिंग किया बस। उसी तरह से एरियाज को लिस्ट कर दिया तो वो शेड्यूल एरिया कहलाए। क्यों? क्योंकि कोई स्पेसिफिक आधार पर एरियाज को हमने लिस्ट किया, उन पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। फ्रॉम द अदर एरियाज इन अ कंट्री बिकॉज दे आर इनहेबिटेड बाय एबोरिजिनल, आदिवासी, वहां के पहले रहने वाले लोग, हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली रादर बैकवर्ड, जो कि सोशली इकोनॉमिकली ज्यादा बैकवर्ड है। अब सोशली एंड इकोनॉमिकली ज्यादा बैकवर्ड हैं, उन एरियाज के लोगों को लिस्ट कर दिया तो अब उन पर ध्यान देना ज्यादा आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एंड स्पेशल एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, बिल्कुल सही बात है, कितनी बढ़िया बात बोल दी इन्होंने। तभी तो हम उन पर ध्यान दे पाएंगे। भाई मेरे को पॉलिटी और इकोनॉमिक्स नहीं आता, बाकी सब्जेक्ट आते हैं, तो मैंने लिस्ट कर लिया कि मेरे को पॉलिटी और इकोनॉमी को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, तो ये शेड्यूल कर लिया मैंने। बस अब इन पे ज्यादा ध्यान देना है, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लूंगा एट पार विद अदर सब्जेक्ट्स, मेरा सिलेक्शन पक्का हो गया। कंट्री का भी डेवलपमेंट, शेड्यूल कर लिया एरियाज को। आगे बढ़ते हैं। Therefore, the normal administrative machinery operating in a state is not extended to the scheduled area and the central government has somewhat greater responsibility। देखो, नॉर्मल तरीके से हमने पॉलिटी और इकोनॉमी की पढ़ाई की तो हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई, तो अब क्या, मेरे को पॉलिटी और इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरह से इन एरियाज पर भी ज्यादा एम्फेसिस करना पड़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी रोल में आएगी, सुधार देंगे। एबोरिजिनल की डेफिनेशन मैंने प्रॉपरली दी हुई है, पर्टेनिंग टू द थिंग्स और लैंड्स और पर्सन्स और मेंबर्स ऑफ अ रेस विच आर इंडिजीनियस टू और फर्स्ट ऑक्यूपाइड अ स्पेसिफाइड टेरिटरी, है ना, ये एबोरिजिनल की डेफिनेशन है। अच्छा, ये जो कंटेंट मैंने लिया है ना, लक्ष्मीकांत से ही लिया है, इसको ढंग से समझो। आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 244(1) क्या बोलता है? द प्रोविजन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल शेल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ एनी अदर स्टेट एक्सेप्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखो, इन 4 स्टेट्स के अलावा जितने भी शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स है ना, उन पर ये आर्टिकल 244(1) अप्लाई होएगा। अब देखो, मेरे को पॉलिटी में तो अलग तरीके की समस्या है, इकोनॉमी में अलग तरीके की समस्या है। कैसे? पॉलिटी के अंदर तो मेरे को फैक्चुअल चीजें समझ में नहीं आती, और इकोनॉमिक्स के अंदर मेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो देखो, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का तरीका मेरे को अलग रखना पड़ेगा ना, कि मैं कॉन्सेप्ट्स ड्रिवन चीजें पढ़ूं तो एग्जाम्पल के साथ में इस तरह से पढ़ूंगा, ट्यूशंस भी ले सकता हूं। और पॉलिटी के फैक्चुअल आर्टिकल्स मेरे को याद नहीं होते, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पॉलिटी को मगअप करना पड़ेगा। तो दोनों सब्जेक्ट की अप्रोच डिफरेंट रखनी पड़ेगी ना, अप्रोच डिफरेंट। उसी तरह से 4 स्टेट में अलग समस्याएं हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इनमें तो अप्रोच अलग रखनी पड़ेगी। लेकिन इन 4 स्टेट्स के अलावा भी ट्राइब्स हैं, शेड्यूल एरियाज हैं, तो उनके अंदर कुछ अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो 4 स्टेट्स के अलावा जो 5th शेड्यूल में आएंगे, उनकी अप्रोच क्या होगी, उसको पढ़ना है। बस उसको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे भाई साहब? पूरा 5th शेड्यूल ही पढ़ डालेंगे। प्रोविजन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इसको पूरा पढ़ लेना। इसमें इंटरप्रिटेशन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट टू शेड्यूल एरिया, रिपोर्टिंग बाय द गवर्नर, इस पर रिपोर्ट करता है टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आई ना, इसके अंडर में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है, तभी तो ऑटोनॉमी मिलेगी। बोला ना कि रिवार्ड कर दिया वहां के लोगों को, कंप्लाइंट बना दिया, अब उनको रिवार्ड दे दिया। भाई आपको ही करना है, आपकी एडवाइजरी काउंसिल्स बनेंगी तो उनकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बढ़ेगा। लॉज एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरियाज, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खुद का देखेंगे। पूरा पढ़ लेना इसको, बाकी सारी चीजें। शेड्यूल्ड एरिया का क्या हिसाब किताब होएगा, कैसे दे सकते हैं इस शेड्यूल में, अमेंडमेंट वगैरह का हिसाब किताब, बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके 5th शेड्यूल हो गया अपना तैयार। तो 5th शेड्यूल के अंदर जितने भी कंट्री के शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उन पर एप्लीकेबल होएगा, एक्सेप्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर। ठीक है, इन 4 के अलावा, सॉरी मणिपुर नहीं, मिजोरम। ठीक, बहुत बढ़िया। 5th शेड्यूल समझ गए हैं।
जो नहीं समझा है एक बार फिर से रिवाइंड करके समझ लेना। ओके, अब देखते हैं सिक्स्थ शेड्यूल। देखो जैसे पॉलिटी और इकोनॉमी में अप्रोच अलग अलग चल रही थी अपनी, वैसे यहाँ पे भी बात चलेगी। क्या? द कंस्टिट्यूशन अंडर सिक्स्थ शेड्यूल कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरियाज इन फोर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कौन से? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। द रैशनैलिटी बिहाइंड द स्पेशल अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली दीज फोर स्टेट्स लाइज इन द फॉलोइंग। क्यों इनको अलग क्यों रखा गया? इसका कारण बता रहा है, कारण बताओ, नोटिस दे रहा है, रीजन। देखो बिना रीजन के कोई चीज होती नहीं है ना। चलो चलो सिक्स शेड्यूल खेलते हैं, ऐसा तो करेगी नहीं सरकार। तो इसका रीजन क्या है? द ट्राइब्स इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम हैव assimilated is not much assimilated in the life and ways of other people in these states। ये क्या है? अपने तरीके से जीते हैं। These areas have hitherto been anthropological specimen। ये बहुत ही पुराने जमाने टाइप से रहते हैं। The tribal people in other parts of India have more or less adopted the culture of the majority of the people in whose midst they live। The tribe in Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, on the other hand, still have their roots in their own culture, customs, and civilization। These areas are therefore treated differently by the constitution, and sizable amount of autonomy have been given to the people for self government। तो देखो ये जो चार स्टेट के लोग हैं ना, ये आज भी बहुत अलग तरीके से रहते हैं और इतना ज्यादा बाहर के लोगों से टच में नहीं है ना, उस तरह से नहीं रहते। जैसे देखो ट्राइब्स की बात होगी, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो राजस्थान के अंदर मीणा कम्युनिटी है, ठीक है, मीणा कम्युनिटी वो भी शेड्यूल ट्राइब्स में। और एक आसाम के अंदर एक कम्युनिटी है जो कि शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा है, लेकिन डिफरेंस है भाई साहब, ये जो मीणा कम्युनिटी आएगी ये फिफ्थ शेड्यूल में आएगी, यहाँ की जो आएगी वो सिक्स शेड्यूल में आएगी। क्योंकि मीणा कम्युनिटी जितने कोहेशन तरीके से, कोहेसिव वे में बाकी समाज के साथ में रहती है, शायद आसाम के जो ये ट्राइबल एरियाज होंगे ना, वहाँ के लोग उतने तरीके से घुल मिल के नहीं रहते होंगे। तो हैं तो दोनों शेड्यूल ट्राइब्स, लेकिन डिफरेंस है ना दोनों में, बस। ये डिग्री पॉलिटी के अंदर ज्यादा समस्या हो सकती है, इकोनॉमिक्स ज्यादा कम समस्या है अपने को, तो पॉलिटी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना, और अलग टाइम निकालना पड़ेगा। तो बस यही चीज बताने की ये कोशिश कर रहा है। तो ये चार स्टेट AMTM आ गए सिक्स शेड्यूल के अंदर, है ना। और ये एग्जाम्पल को इस तरह से समझना, हर स्टेट के अंदर निकलेंगे ट्राइब्स वगैरह वाला हिसाब किताब। तो इसमें क्या करना होता है? आर्टिकल 244 को पढ़ना होता है, इसको पढ़ लेना, पूरा समझ में आएगा। क्या? Any such law referred to in clause 1 may in particular specify the matter enumerated in state list of or the concurrent list with respect to the legislature of the autonomous state shall have the power to make laws for the whole part or any part thereof, whether the exclusion of the legislature of the state of Assam or otherwise। अगला, define the matter with respect to the executive power of the autonomous state shall extend, provide that any tax levied by the state of Assam shall be assigned to the autonomous state in so far as the proceed thereof attributable to autonomous state। देखो सिंपल सीधे स्टेटमेंट बता रखे हैं, पढ़ लेना जरूरी है। प्रोवाइड दैट एनी reference to the state any article of this constitution shall be constructed as including a reference to the autonomous state। और अगला, make such supplement incidental consequential provision as may be deemed necessary। इसको और डिफाइन किया गया है किसके अंदर? शेड्यूल 6 के अंदर। ऐसे ही आर्टिकल 275 को भी प्रॉपरली 6 शेड्यूल में बताया गया है, मेंशन किया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देनी है, ज्यादा फोकस करना है ना, तो रिवॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सिक्स शेड्यूल क्या है? आर्टिकल इनको एक्सटेंड किया गया है पूरा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस रीजन बनाए हुए हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया हुआ है। क्योंकि वो ज्यादा, देखो अब इसमें प्रोविजन ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको शेड्यूल 5 की बजाय। क्यों? ज्यादा डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है यहाँ पे। पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल टू मेक लॉज।
अगला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन्स। अच्छा, इन स्टेट के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजन अलग अलग ज्यादा बनाए हुए हैं, तो इनके पूरे जुडिशरी से रिलेटेड भी हिसाब किताब अलग है। अब देखो ना, द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज एंड टाउन कमिटीज, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, उनके अलग रूल चलते होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेशन ऑफ चीफ और हेडमैन, वो कबीले का सरदार चुनते होंगे। मैरिज और डाइवोर्स के अलग रूल्स होंगे उनके। कस्टम्स उनके अलग टाइप की होंगी, सोशल कस्टम्स, तो उस हिसाब से इनका काम होता है। अच्छा काम किया ना, जिसको जितनी जरूरत है उसको इतनी मदद कर दो, है ना। कन्फर्मेंट ऑफ द पावर अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उनका अलग अलग हिसाब किताब होगा। पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू इस्टेब्लिश प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल का इनका पावर दिया हुआ है, इनको अपना हिसाब किताब देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल फंड्स हैं, पावर्स टू एसेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू टू इम्पोज टैक्सेस। लीज लाइसेंस का मामला मिनरल्स के लिए, है ना। पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू मेक फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी लेंडिंग एंड ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल, ये भी चीजें हैं। नॉन ट्राइबल कितना, लॉ का पब्लिकेशन, तो ये देखो सब चीजें दे रखी हैं प्रॉपर डिटेल में। और फिर बाकी काउंसिल्स वगैरह भी सब अच्छे से समझा रखी हैं। तो एक काम करना, आप इसको बढ़िया से पढ़ लेना, एक रीडिंग देना बहुत जरूरी है। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के, मैं तो यही बोलता हूँ, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेयर एक्ट से रीडिंग कर लोगे तो बहुत सी चीजें कवर हो जाएंगी और बहुत से क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाएंगे। आर्टिकल्स पढ़ लेना हमेशा फायदेमंद ही रहता है। ठीक है, ये हमने पूरा देख लिया। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह बनी हुई हैं, सब इसमें लिखी हुई हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या है, 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टेबल किया गया था 2019 में। क्या बोलता है वो, टू इंक्रीज द फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द 10 ऑटोनोमस काउंसिल इन द 6th शेड्यूल areas of the northeastern region. The amendment will impact 1 crore tribal people in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, है ना। ये है, तो ये करंट अफेयर्स में कवर हो भी जाता है, हो भी गया होगा। तो आपका होमवर्क ये है कि ये 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो कि 6th शेड्यूल के अंदर बदलाव करेगा। उसको आप क्या करोगे, रीड करोगे, पढ़ लोगे। इंटरनेट पे कंटेंट सब दिया हुआ है, पीआरएस की साइट पे जाना, वहां पर ये जो बिल है ना, इसकी समरी दी होगी, उसको पढ़ लेना और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो ये हो गया अपना 125वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब देखो, इस क्वेश्चन को लेके फिर से झगड़े पे झगड़ा चल रहा है। सर ये क्वेश्चन गलत करवा दिया, भाई अब फिर से समझना, आपको 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल मैंने फिर समझा दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। तो देखो, एजुकेशन पे बियरिंग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बियरिंग का मतलब क्या होता है, उस पर बोल रहा है, वो उस पर बात कर रहा है। तो डीपीएसपी, डीपीएसपी एजुकेशन पे बात कर रहा है ना, डीपीएसपी एजुकेशन पे बात कर रहा है, तो होगा एक ऑप्शन। एक ऑप्शन जहां पे नहीं है, देखो जैसे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना, तो वो लिखा हुआ है। तो ऑप्शन 1 जहां जहां पे नहीं है उसको काटो, तो ऑप्शन बी कटा, बहुत बढ़िया। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, अब देखो हमने शुरुआत में रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज 11th और 12th शेड्यूल में दिया हुआ है, मैंने है ना पहले ही मेंशन कर दिया था। इसको देखो, देखो प्रमोशन ऑफ कल्चर, एजुकेशनल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, ये भी बोला था। केजरीवाल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी दिल्ली के अंदर, तो इस तरह से चल रहा था, केजरीवाल गवर्नमेंट मतलब जो कि स्टेट गवर्नमेंट है उसकी स्कूल्स तो बेटर हैं, एमसीडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ड्रिवन स्कूल्स अच्छी नहीं है। तो इस तरह से एक रिटोरिक चला हुआ था दिल्ली के इलेक्शन में। तो वो अर्बन लोकल बॉडीज हुई ना, तो वो भी तो एजुकेशन पे बियरिंग करते हैं, वहां से हमें चीजें समझ में आनी चाहिए थी। न्यूज़पेपर इसीलिए तो पढ़ते हैं अपन। उसके अलावा लोकल बॉडीज के अंदर एजुकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो भी आना चाहिए, अच्छी बात। अब देखो, अब देखना यहाँ पे पंचायत है ना, पंचायती राज, पंचायती राज कहाँ पे चलता है, पंचायती राज जो है, पंचायती राज
से पंचायती राज एक्ट बना, शेड्यूल 11, है ना। एक मिनट रुकना आप। एक सेकेंड, क्वेश्चन पे पहुंचते हैं अपन। देखो, अब देखो, तो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन दो जहां जहां पे नहीं है, तो दो भी है सब में, तो ये सही होगा। अच्छा, हमने अभी भी 6 शेड्यूल पढ़ाई था। अब देखो 7 शेड्यूल में तो एजुकेशन की लिस्ट ही दी हुई है, तो पांचवा भी सही है। तो 1 2 5 जहां जहां, 5 जहां पे नहीं उसको भी काटो, तो दो ऑप्शन कटे, 1 2 5 बिल्कुल सही है। अब रुक जाओ आप। अब याद रखना, सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर, याद रखना सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर एजुकेशन वाला हिसाब किताब ऑलरेडी दिया हुआ है, मेंशन भी किया हुआ है, तो सिक्स्थ शेड्यूल भी आएगा। तो 1 2 4 5 कहां पे हैं? 1 2 4 और 5, और किसी ऑप्शन में 4 नहीं है ना, तो 4 ऑप्शन काटो, तो ऑप्शन डी आंसर आया ना। अब इसमें क्या दिक्कत है? पता नहीं, इस क्वेश्चन को लेके फिर कंफ्यूज हो रहे हो, फिर कंफ्यूज हो रहे हो। मेरे को लगता है आपको फिफ्थ शेड्यूल वाला पंगा चल रहा है कि सर फिफ्थ शेड्यूल में डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको पैसा एक्ट और पढ़ा देता हूं, जिससे कि जेब में 4 पैसा आ जाएगा, और पैसा हो जाता है ना आदमी के पास में, तो वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। पैसा होना बहुत जरूरी है, सेल्फ रिलायंट हो जाता है आदमी, जिससे कि इंसान को सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मिल जाती है। अब देखो पैसा एक्ट क्या है। सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर ज्यादा प्रोविजन दिए हुए हैं एएमटीएम के लिए, लेकिन फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? पंचायत, देखो पंचायती राज एक्ट बना, सारी पंचायतों पर लागू होगा जो कि शेड्यूल एरियाज में नहीं है। लेकिन शेड्यूल एरियाज पर पंचायती राज एक्ट करने के लिए एक पैसा एक्ट बना दिया गया 96 में। क्या बोलता है? द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9, मतलब 243 आर्टिकल से लेकर 243 ओ of the Constitution of India relating to panchayats are not applicable to fifth scheduled areas। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो एरियाज मेंशन किए हुए हैं उनमें स्पेशल एम्फेसिस करने की जरूरत है। क्यों? वहां की रिक्वायरमेंट अलग है। हावेवर द पार्लियामेंट में एक्सटेंड दो दीज प्रोविजंस टू सच एरियाज सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन एज इट में स्पेसिफाई। सो अंडर दिस प्रोविजन, इस प्रोविजन के अनुसार देखो पार्लियामेंट तो नियम बना ही सकती है कि भाई कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे फिफ्थ शेड्यूल वाले एरियाज पे, क्योंकि वो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं। अच्छा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नोटिफाई कौन करता है? सबको पता है। जैसे ही मैंने बोला ना सबको पता है, तो दिमाग में घूम घूम जानी चाहिए आर्टिकल, वो लास्ट वाले 344, 350, 338, बिल्कुल सब। अंडर द प्रोविजन द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया। तो और ज्यादा कोहेरेंट लॉज बनाने हैं जो कि ज्यादा अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाए रिक्वायरमेंट। अब देखो, हमको पॉलिटी समझ में नहीं आ रही थी, इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही थी, तो इकोनॉमिक्स के लिए तो हमने 6 शेड्यूल में कर लिया। पॉलिटी समझ में नहीं आ रही थी, तो उसके लिए नियम कायदे और बना लिए। उसी तरह से फिफ्थ शेड्यूल नहीं पल्ले पड़ रहा, तो फिफ्थ शेड्यूल के लिए क्या बना लिया अपन ने? पैसा एक्ट बना लिया। ज्यादा फोकस्ड तरीके से काम करेंगे, पॉपुलरली नोन एज पैसा एक्ट और द एक्सटेंशन एक्ट। बिल्कुल। एट प्रेजेंट 10 स्टेट ऐसे हैं जहां पर शेड्यूल्ड एरियाज हैं फिफ्थ शेड्यूल के हिसाब से। कौन से स्टेट हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। यहां पर फिफ्थ शेड्यूल एरियाज हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। भाई जरूरत क्या पड़ गई? जैसे मैंने बताया, तो सोच विचार करने की जरूरत पड़ी। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर सोच विचार इतना खूबसूरत हो तो सोच विचार ही अच्छा है। नहीं, हर चीज का अंत होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर नहीं टिकेंगे अपन, इस सोच विचार को खत्म करेंगे। बहुत बढ़िया। देखो, extend panchayat provision of part 9 of the constitution to the scheduled area with a certain change। चेंज इसलिए
क्योंकि अब यहां पर लॉज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। गिव सेल्फ रूल फॉर बल्क ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, क्यों रिवॉर्ड करना है ना उनको, उनकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ानी है। सेल्फ एफिकेसी बढ़ानी है क्यों, क्योंकि उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बढ़े। ये रामबाण कॉन्सेप्ट है। गांव के अंदर चले जाओ और एक आदमी को पकड़ लो और उसको किसी कम्युनिटी के एक उसको पकड़ लो लीडर को और उसकी तारीफ करने लग जाओ, बस वो आपका होके रह जाएगा। क्यों? सेल्फ एफिकेसी बढ़ा दी। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, सब हम करवाते हैं ना, मोहल्ले में देखते नहीं है, किसी एक अंकल की तारीफ कर दो वो सबका काम करवा देगा। टू मेक ग्राम सभा न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटीज, दस हैविंग विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इसलिए भी पेसा एक्ट की अब जरूरत पड़ गई। हैविंग अ suitable एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंसिस्टेंट विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, देखो नियम कायदे नए बने तो सही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को इस तरह से करो कि उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी कंसिस्टेंट उसके साथ में काम कर जाए, है ना, उनके साथ में मिल बांट के हिसाब किताब हो जाए, तो एक नया रूल बनाना सही रह गया। टू सेफ गार्ड टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल एंड कस्टम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, बिल्कुल यार होना चाहिए ना, तभी इन रूल्स को एक्सटेंड किया। टू एम्पावर पंचायत एट अप्रोप्रिएट लेवल विद स्पेसिफिक पावर्स कंड्यूसिव टू ट्राइबल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल रिक्वायरमेंट देखो, लॉ बनाओ रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाओ, तो वो क्या होगा, डेमोक्रेटिक लॉ। लॉ बनाया बिना रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी पर थोप दिया अपन ने, तो वो बनेगा ऑटोक्रेटिक लॉ, अथॉरिटेटिव लॉ, वो नहीं होना चाहिए। देखो खोल खोल के समझा रहा हूं, इतना बढ़िया से समझ जाना चाहिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताना, और समझ में आए तो भी कमेंट कर करके बताना। प्रिवेंट पंचायत एट हायर लेवल फ्रॉम टेकिंग ओवर पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत एट लोअर लेवल, बिल्कुल ये भी चीज आ गई। अब देखो आ गया समझ में, बिल्कुल इतनी जद्दोजहद करने के बाद में ये हमारी हालत हुई, और यस आ गया समझ में, गॉट इट, बस। तो पेसा एक्ट बिल्कुल समझ में आ गया ना। पेसा एक्ट ये है कि पंचायती राज जो था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, वो जिस जिस एरिया पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था वो थे फिफ्थ शेड्यूल के एरियाज, तो पंचायती राज के अंदर कुछ ऐड करके हमने पेसा एक्ट बना दिया, जो कि अब इंप्लीमेंट हो पाएगा फिफ्थ शेड्यूल पे। इन्हीं पॉइंट्स को मैंने बस इसमें लिख दिया है। लिख क्या दिया है, लक्ष्मीकांत में मेंशन दिया है, वहां का स्क्रीनशॉट ले दिया है, इनको पढ़ लेना। बोल बच्चन वाली चीजें हैं, इनको बढ़िया से एक बार देख लेना, काम हो जाएगा। अब देखो आ जाते हैं पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट वाला जो क्वेश्चन था उस पे, पेसा पे। तो उसका एक क्वेश्चन था जो कि होमवर्क के लिए मैंने दिया था आपको, है ना, होमवर्क के लिए दिया नहीं था, मैंने कहा था थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, अब करेंगे उसको अपन। हाँ अब देखो, in the areas covered under Panchayat Extension to Scheduled Areas Act 1996, what is the role of ग्राम सभा? ग्राम सभा का क्या रोल होता है, फीचर्स में पढ़ोगे, क्या बोलता है ये, ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलिनिएशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल एरियाज, बिल्कुल सही बात है, क्यों, ऑटोनॉमी ज्यादा दे रहे हैं ना वहां पे, तो ग्राम सभा का ये रोल आएगा ही, वरना कौन करेगा। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन वन जहां जहां पे नहीं उसको काटा। अगला, द ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी उसमें मेंशन्ड है पैसा एक्ट के अंदर, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन दो। रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग और लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल्ड एरियाज। भाई देखो ग्राम सभा को इतना भी सर पे नहीं चढ़ा लेंगे, वरना तो एनी मिनरल की बात आ गई ना, तो इसमें पता लगा वहां पर थोरियम मिल गया, यूरेनियम मिल गया, तो वो तो बाजा बजा देंगे सरकार का, तो वो तो पैरेलल स्टेट नहीं बन जाएगी, तो ये तो वेग स्टेटमेंट हो गया, इस तरह के प्रोविजंस नहीं देते हैं, तो काटो, थ्री स्टेटमेंट जहां जहां पे काटो, तो ऑप्शन बी क्या बनेगा आंसर। इनको पढ़ लेना, इनको समझ लेना, होमवर्क आज ज्यादा आपको दिया नहीं है, होमवर्क ये है कि जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं ना आर्टिकल्स के और
शेड्यूल वगैरह के, इनको रीडिंग जरूर कर लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेसा एक्ट के प्रोविजंस हैं, इनको एक बार पढ़ लेना, बहुत काम आएंगे। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में इतना ही डिफरेंस है, पेसा एक्ट में इतना ही डिफरेंस है, आपको समझ में भी आना चाहिए, आपके पल्ले भी पड़ना चाहिए। और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक और उससे आगे 243 जेड जी तक बेयर एक्ट से पढ़ लेना। मैं बता रहा हूँ आर्टिकल्स को पढ़ना बहुत बहुत बहुत, और कितनी बार बहुत बोलूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं बनेगा, अपना ही नुकसान कर लोगे। जैसे किसी ने बोला पार्लियामेंट पढ़ना है, तो पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ लिया लक्ष्मीकांत से, बहुत अच्छी बात है, साथ में आर्टिकल 79 से लेके 122 तक के पढ़ डालो ना, क्या जा रहा है। एक रीड कर लोगे और क्लैरिटी आएगी, है ना। कुछ कुछ कंफ्यूजन होते हैं वो दूर हो जाएंगे। इंडिया का एग्जीक्यूटिव है, 52 से लेके 78 तक के आर्टिकल्स पढ़ लो, 36 से लेके 51 तक पढ़ लो, कि भाई यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, एक बार रिवाइज हो जाएंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसे तैयारी करोगे बढ़िया से तैयारी होगी। चीजों को लिंक कर करके पढ़ोगे, आसानी से पढ़ोगे, बहुत बढ़िया तैयारी होगी। उसके बाद में एक चीज ये बता देता हूँ, कितना 39th डे है ना आज, हाँ, तो 50 दिन तक आते आते बाकी सब हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में जैनिज्म, बुद्धिज्म और ये जितनी भी फिलोसफी है ना, न्याय, वैशेषिक, सांख्य फिलोसफी होती क्या है, इनकी क्या जरूरत पड़ी, इनके हेड वगैरह कौन होते हैं, क्या फिलोसफी ये मानते हैं, तो इनको क्या स्टोरी करके पढ़ा दूंगा मैं आपको, स्टोरी के हिसाब से समझा दूंगा, और बहुत इजी हो जाएगा फिर एक समझना। एक तो क्या है, इन फिलोसफीज को ना इतना टिपिकल बना दिया है ना हमारे सिलेबस ने, इनको जैसे उस टाइम पे पर्टेनिंग प्रचलित थी ना, ये उस तरह से नहीं पढ़ते हैं अपन, तो मुश्किल हो जाती है। तो इजी बना दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। जैसे सांख्य फिलोसफी और योगा फिलोसफी एक ही बात है। सांख्य फिलोसफी, ये तो क्या है, सांख्य फिलोसफी उसका थ्योरेटिकल पार्ट है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है योगा, बाकी सब चीजें सेम है, तो बस इन्हीं का एक्सटेंशन है ना। बाद में किसी में रीजनिंग, तो न्याय वैशेषिक में इन्होंने रीजनिंग कर दी, किस तरह से आपके थॉट्स वगैरह होने चाहिए, सोच विचार करके आप मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। मुक्ति मोक्ष निर्वाण का मतलब क्या होता है ना, निब्बाना, तो सेम कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इनको प्रॉपरली समझा दूंगा आराम से, तो आ जाएंगे आपको समझ में। उसमें सूफिज्म वगैरह और बुद्ध, मतलब क्या बोलते हैं, भक्ति मूवमेंट है, तो उसमें लिंक करना सिखा दूंगा। होता क्या है, सूफिज्म है बहुत ईजी है, और भक्ति मूवमेंट भी बहुत ईजी है, और कॉन्सेप्ट दोनों के सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वर्डिंग की। सूफी मूवमेंट में जो वर्ड थे वो पर्शियन लैंग्वेज में है ना, और भक्ति मूवमेंट में इंडियन लैंग्वेज में, तो यहाँ पर समझ में नहीं आती है। उस जैसे किसी ने बोला अनल हक, है ना, अनल हक, वहदत उल वजूद, तो किसी इंसान के, उपाध्याय जी की टेंशन हो गई, अब याद कैसे करूं, यही मैंने बोल दिया अहम ब्रह्मास्मि, याद हो गया यार। तो क्या वर्ड्स का ही फेर है, और फैमिलियरिटी वर्ड्स के साथ में नहीं है ना, तो नहीं आती समझ में, तो ये वर्ड्स को समझ जाओगे काम हो जाएगा। ऐसे करके पूरा अपन कर लेंगे, आर्ट एंड कल्चर भी कर लेंगे, उसके अलावा करते रहो। आज बोल बच्चन करेंगे नहीं क्योंकि लेक्चर हो गया बहुत लंबा, है ना। पता नहीं मेरा सर भी दर्द हो रहा है, पढ़ाने की वजह से नहीं, वैसे ही हो रहा है। तो बोल बच्चन नहीं करेंगे, बोल बच्चन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कल का काम दे देते हैं आपको, इकोनॉमिक्स वाले सर आएंगे, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाएंगे, इंडस्ट्री पढ़ाएंगे, सर्विस सेक्टर पढ़ाएंगे, बेस्ट है। और रिवाइज करना है आपको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो कल का 40वां दिन भी खत्म हो जाएगा। उससे पहले आज का लेक्चर खत्म करेंगे, कैसे करेंगे, बाय बाय बोल के। कैसे बोलेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमेशा बोलता ही हूँ। अच्छा एक बात और बता दूं यार, उससे पहले ये मत समझना कि है ना यूपीएससी की तैयारी ये सर बोलते रहते तो इतनी मक्खन है, मक्खन नहीं है। लेकिन ये इस तरह से आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी टेंशन्स को थोड़ी सी रिलीज करो, बहुत जरूरी है, वरना काम नहीं बनेगा। मक्खन नहीं है, अप्रोच सही रखनी है बस। तो करते हैं क्लास को वाइंड अप। ओनली आई एस, नथिंग एल्स, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर एनी वे एनी हाउ। ठीक है, सो हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।